आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन अक्टूबर 2024 की। तो गाइस, जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। आज हम टॉपिक नंबर 1 शुरू करने वाले हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। इसी के साथ साथ इसमें आपको एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे, तो अपने टॉपिक्स को बहुत ध्यान से समझना है ताकि आप एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी कर पाएँ। दूसरा, आप हमारे चैनल के टेलीग्राम लिंक से भी जुड़िए। तो पीएम पाठशाला का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसी में दे रखा है आपको टेलीग्राम लिंक, तो वहाँ जाइए, उसको ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट कि आपको इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, मैगज़ीन की अपडेटेड पीडीएफ विद हाइलाइट्स, है ना, तो वो सब आपको मैगज़ीन सब कुछ मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक पर। तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और आज हम शुरू कर रहे हैं अपने टॉपिक नंबर 1 में। सबसे पहला टॉपिक है हमारा जन योजना अभियान। ठीक है, जन योजना अभियान से मतलब ही क्या है कि हम बात करेंगे पीपल्स प्लान कैंपेन के बारे में। क्या है ये, इससे जुड़ी सारी जानकारी आज हम समझते हैं। देखो, न्यूज़ में ये इसलिए रहा क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने क्या किया, लॉन्च किया पीपल्स प्लान कैंपेन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं जन योजना अभियान। ताकि क्या करना चाहते हैं, ताकि जो हमारा 25 से 26 वाला जो सेशन होगा उसमें मिनिस्ट्री का बहुत ज़्यादा ध्यान है कि पंचायत का डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए। क्या बनाया जाए? पंचायत का डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए ये कोशिश की जा रही है। अब इस कैंपेन में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसके बारे में है, समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत जो है वो क्या कर रही है, पूरी प्रिपरेशन कर रही है, पंचायत डेवलपमेंट प्लान बना रही है, और इसका पूरा ध्यान है कि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े। क्या एक्सलरेट हो? पीपल्स पार्टिसिपेशन एक्सलरेट हो और पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स आगे से आगे बढ़े। इसमें क्या किया जा रहा है, इसको रोल्ड आउट करा है सबकी योजना सबका विकास। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने, हालांकि जो ये प्रोग्राम है 2 अक्टूबर 2018 में ही, यानी 2 अक्टूबर के दिन 2018 में ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने सबकी योजना सबका विकास बनाया था। उसको और रोल आउट करने के लिए ही इस प्रोग्राम का हिस्सा भी उसको बनाया गया है। अब हम सभी जानते हैं कि जितने भी 3 टियर्स हैं पंचायत के, हम सब जानते हैं कि वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो, इसके लिए भी ये काम कर रहा है। चाहे उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चाहे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबको बुला के, जितने भी 3 टियर्स में पंचायत में बैठते हैं, वो सभी लोग पीपल्स प्लान कैंपेन में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इस कैंपेन में कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इस कैंपेन में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट है स्ट्रक्चर्ड वार्ड सभा या महिला सभा या ग्राम सभा या ब्लॉक सभा या डिस्ट्रिक्ट सभा। इन सभी को बनाया गया है ताकि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बन सके, ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान बन सके, डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट प्लान बन सके। ये सारा का सारा इसमें प्रिपेयर करके रखा गया है। समझो बात को, कैंपेन में क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर्ड वार्ड सभा, महिला सभा, ग्राम सभा, ब्लॉक सभा, ये जगह जगह जो भी 3 टियर स्ट्रक्चर होता है सभी पर क्या किया जा रहा है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान ये बनाए जा रहे हैं। तो यानी कि कोशिश ये की जा रही है कि ग्राम सभा को कैलेंडर अनुसार आइडेंटिफाई वगैरह करना है कि थीमेटिक डेवलपमेंट गैप्स जो भी आते हैं वो सब भी हमें काम करने हैं। अब हमारे सामने सवाल ये उठता है कि इसमें एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जिसका नाम है थीमेटिक डेवलपमेंट प्लान्स। ये क्या होता है थीमेटिक डेवलपमेंट प्लान, समझते हैं। तो देखो, थीमेटिक डेवलपमेंट का मतलब समझते हो क्या? यानी कि आप ना एक जगह को एक्सप्लोर कर रहे हो, उसमें एक्सपेंड कर रहे हो, उसकी सेंट्रल थीम को, उसका आर्ट, उसका लिटरेचर, ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप कर रहे हो। अब ना देखो, इसमें ना क्या किया जाएगा, जब ग्राम सभा एक कैलेंडर बना रहा है तो उसमें चेक करेगा कि कहाँ कहाँ पे इसमें गैप्स आ रहे हैं। ठीक है, तो उस गैप्स को ये बेसिकली थीमेटिक प्रोसेस में, डेवलपमेंट में चेक करेगा, क्रिएट करेगा, एक्सपेंड करेगा चीज़ों को। उस हिसाब से ये पूरा का पूरा एनालिसिस करेगा, जो भी इसकी 5 चीज़ें होती हैं उसमें, कि फेमिलियर डेटा कैसा होगा, इनिशियल को सारा कुछ, थीम्स क्या हो सकती हैं, डिफ़ाइन करना थीम्स को, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर की जाएंगी और एक सक्सेसफुल तरीके से एक जगह को क्रिएट करा जाएगा। अब पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स में किया जा रहा है,
थीमेटिक अप्रोच का मतलब ही यही है कि आपकी कोशिश है कि जो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हो वो रूरल एरिया तक भी पहुँचे। क्योंकि देखो, अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देखते हो और अगर आप ध्यान से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। वो समझ में ये आएगी कि अगर हम पहला ही गोल देखें तो वो नो पॉवर्टी से रिलेटेड है, ज़ीरो हंगर है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग हमारा थर्ड गोल है, फोर्थ गोल हमारा क्वालिटी एजुकेशन है, फिफ्थ गोल हमारा जेंडर इक्वलिटी है, सिक्स जो एसडीजी गोल है वो हमारा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड है, सेवेंथ हमारा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी से रिलेटेड है, एट्थ गोल हमारा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है, नाइन्थ हमारा इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि रिड्यूस यहाँ पर आपकी इनइक्वालिटी करेगा गोल नंबर 10 में, 11 में सस्टेनेबल सिटीज़ बनाने की बात है, 12th में रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की बात करता है ये, 13th में क्लाइमेट एक्शन की बात करता है, 14th में ये लाइफ बिलो वाटर की बात करता है, 15 एसडीजी गोल में ये लाइफ ऑन लैंड की बात करता है, 16 में पीस एंड जस्टिस, 17 में पार्टनरशिप फॉर द गोल्स की बात करता है। कह रहा है यानी कि आपके 17 के जो 17 गोल्स हैं एसडीजी के वो तभी फुलफिल हो सकते हैं जब आप उसको लोकलाइज्ड करोगे। तो उसी का लोकलाइजेशन कर रहा है। तो होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच को लेकर थीमेटिक अप्रोच को अपनाया जा रहा है। ठीक है, कि अगर वहाँ पर भी कुछ निकल कर आए तो कम से कम ये हो कि हम ना उसको भी कर पाएँ। थीमेटिक अप्रोच का गाइस मतलब ही ये होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आप बहुत सारे मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सप्लोर कर कर नए नए एस्पेक्ट्स को ढूंढ के चीज़ें लेकर आ रहे हो। ठीक है, मतलब स्टूडेंट सेंटर्ड हो, एक्टिव हो, ऑथेंटिक हो, हॉलिस्टिक हो, इसी को हम कहते हैं थीमेटिक अप्रोच। अब पीडीआई क्या कर रहा है, पंचायत डेवलपमेंट जो इंडेक्स है एक मल्टी डोमेन मल्टी सेक्टोरल इंडेक्स है। इसमें ना किसी भी जगह की ये हॉलिस्टिक पिक्चर को खींचेगा, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी प्रोग्रेस। तभी मैंने आपको आज सारे के सारे एसडीजी गोल बताए हैं कि आपको 17 के 17 ना गाइस एसडीजी गोल्स को बिल्कुल घोल के पी जाओ। क्योंकि कहीं पर भी जब आप आंसर लिखोगे, और 2030 अब नज़दीक आने ही वाला है, हमारे पास आता ही जा रहा है, क्योंकि 2024 खत्म हो रहा है, 25 में हम घुस रहे हैं, 5 साल हमारे पास और रह गए, 5-6 साल। तो उसमें हमें कैसे कैसे इसको कंप्लीट करना है, इसीलिए ये काम किया जा रहा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि ना हम ना इसी प्रोग्राम के तहत ही कैंपेन में, पीपल्स कैंपेन में ही इंगेज कर रहे हैं यूथ को। एल्डरली जो लोग 75 साल से उम्र से ज़्यादा हैं उनको भी इंगेज कर रहे हैं इसी प्रिपरेशन में, और कोलैबोरेट कर रहे हैं उन्नत भारत अभियान को। इसमें 15,000 स्टूडेंट्स को लिया गया है फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए। अप्रूव्ड जीबीडीपी है, यानी कि यहाँ पर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स को अप्रूव करा गया है, इसको पब्लिश करा गया है ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे। अब क्यों हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, देखो एक तो प्रोविज़न मैंने आपको बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे पास, इसलिए हम कर रहे हैं। दूसरा मकसद हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न भी हमें यही सिखा रहा है। कह रहा है आप डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 40 उठाओ। वो क्या सिखाता है आपको, वो सिखाता है कि आपको विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करनी है, उनको पार देनी है, अथॉरिटी का देनी है उनको, और उनको कोशिश करानी कि वो एक सेल्फ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की तरह वो काम करें। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट वो कहता है 73rd एंड 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो भी तो अल्टीमेटली आपको प्रोग्रेस करने को बोलता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। फिर आर्टिकल 243 का जी वाला पार्ट उठा लो आप, जिसमें आप क्या कह रहे हो, बेसिकली आपकी कोशिश यही है कि पंचायत को रिकॉग्नाइज किया जाए एज इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। और आप प्रिपरेशन कर रहे हो प्लान्स की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह आप बना के दे रहे हो। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से अगर हम ध्यान दें तो हमें सारी चीज़ें यही इशारा कर रही हैं कि हमें ग्राम डेवलपमेंट करना है, यहीं हमें पीपल लेवल पे, जो लोगों का लेवल पर है, लोकलाइज लेवल पर हमें डेवलपमेंट करनी है। और 29 सब्जेक्ट्स हैं, 11 शेड्यूल बनाया कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्लान करे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस पे काम करे। तो यानी हमें सारी की सारी जो रास्ते हैं वो हमें लेके जा रहे हैं कि पीपल पार्टिसिपेशन सभी जगह का बढ़े। अब देखो, पीपल पार्टिसिपेशन का मतलब ये भी होता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अच्छा हो, क्योंकि देखो अल्टीमेटली वो लोगों की ज़िंदगी को अफेक्ट करता है। तो आपके डिसीजंस ऐसे हों जिससे आप बेहतर से बेहतर डिसीजन ले पाओ। और उसी में यहाँ पर आ रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट प्लानिंग। क्या ना, लोगों के पार्टिसिपेशन जो डेवलपमेंट प्लानिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या होता है, इससे इनका इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस इम्प्रूव होता है।
यानी लोगों के पार्टिसिपेशन करने से डेवलपमेंटल प्लानिंग वगैरह में इससे प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी होगी, इससे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेनिफिट्स का, लोकल रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन हो जाएगा, प्रमोट होगा। यानी समझो आप, लोगों के पार्टिसिपेशन का क्या फ़ायदा है डेवलपमेंट प्लानिंग में। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे ही देश का, जो हम हमेशा रोते रहते हैं कि हमारा इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं होता, अगर हम लोगों को भी पार्टिसिपेट कराएंगे तो उससे सबसे बड़ा ये फ़ायदा होगा कि लोग उसके लिए प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी देंगे, बेनिफिट शेयर होगा, लोकल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। आप समझ रहे हो क्या ना। एग्जाम्पल के तौर पर MG नरेगा लाए आप, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाए आप। उससे क्या हुआ, जब रिव्यू हुआ, ग्राम सभा में प्रोग्रेस देखी गई, मॉनिटरिंग सिस्टम MIS बना, है ना, स्क्रूटनी हुई, सोशल ऑडिट हुआ, तो पता चला जी बड़ा अच्छा वर्क कर रहा है ये। रूरल एरिया के लोग जो है ना, कम से कम रोज़गार भत्ता उनको मिल जाता है, बेरोज़गारी भत्ता। फिर यहाँ इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग होती है। जब आप लोगों के साथ मिलके कोई डिसीजन लोगे तो रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट प्लानिंग होगी। आपका ना सिटीजन जो होगा ना, उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको ये सारी पोजीशन दी जा रही है। कल को आप IAS अधिकारी होगे, जिला अधिकारी कहीं के बनोगे आप, तो आपके पास ये पावर होती है। उसी पावर में ये ध्यान रखना, अगर आप लोगों को रिझा दिया ना, अपने लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा के सिटीजन्स को सेटिस्फाई किया, तो आप बड़े अच्छे IAS अधिकारी हो। क्या एग्जाम्पल के तौर पर MyGov जो आपका साथी 2.0 है, उसमें हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो सिटीज़न है उसका गवर्नेंस और प्रोसेस अच्छा हो जाए, उसका नेशन बिल्डिंग, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़े। अब इसी में आता है वेरियस फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन। तो पहला जो फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन है वो है पार्टिसिपेशन एज अ राइट, कि हमें राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ पब्लिक अफेयर्स। यानी हर व्यक्ति को वो इंटाइटल हो पार्टिसिपेट करने में। कह रहा जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम राइट टू वोट सभी को देते हैं डेमोक्रेसी में, कह रहा ऐसे ही पार्टिसिपेशन एक प्रोसेस ही बन जाए। कह रहा कैसे, कह रहा पार्टिसिपेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोग्राम का एक मीन्स हो डिजायर्ड गोल्स को अचीव करने का, जैसे हम सोशल ऑडिट कराते हैं MG नरेगा का। अब आप 5 बातें मुझे MG नरेगा की बताओगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इससे कितना बेनिफिट हो चुका है, सबसे अच्छा कौन फंक्शन कर रहा है, कौन सा स्टेट MG नरेगा को लेके, सारी बातें आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद पार्टिसिपेशन एज एन एंड होना चाहिए। यानी कि ना देखो, पीपल जब लोग होंगे ना, एक्सेस टू पावर उनको मिलेगा, रिसोर्सेज मिलेंगे, सेल्फ फंडिंग, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आप सोचो, जो बंदा SC ST है या बहुत ही मार्जिनलाइज सेक्शन है, उसको भी जब ये मौका मिलेगा तो उसको कितना पॉजिटिव फीलिंग होगी कि यार मैं बिल्कुल सही डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर बड़े अच्छे पॉजिटिव, एफर्मेटिव का मतलब ही होता है पॉजिटिव एक्शंस लेना। तो पॉजिटिव एक्शन वो लेगा और फिर वो मार्जिनलाइज सेक्शन को भी बेनिफिट करेगा। पार्टिसिपेशन का मतलब ही यही होता है। कह रहा अब हम जिस बात पे चल रहे थे उसी बात का मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ। कह रहा अगर ना पीपल पार्टिसिपेशन होता है तो सेल्फ रिलायंस भी आप बनोगे। कह रहा इससे ना अगर लोगों की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगी तो जो उनके साइकोलॉजिकल बैरियर होते थे डिपेंडेंस वाले, वो ब्रेक होंगे, उनकी अवेयरनेस ठीक होगी, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, उनका डेवलपमेंट प्रोसेस पे कंट्रोल अच्छा होगा। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये जैसे बड़ा अच्छा काम कर रहा है। इसने हमें बड़ा सेल्फ रिलायंस दिया कि यार वी कैन डू एनीथिंग, हम कुछ कर सकते हैं। फिर कवरेज की बात आई। देखो पीपल अगर पार्टिसिपेट करेंगे ना डिसीजन मेकिंग में, तो उससे डिप्राइव्ड और वीकर सेक्शन के लिए भी सोचा जाएगा। कह रहा एग्जाम्पल के तौर पे स्वच्छ भारत अभियान चलाया, गवर्नमेंट ने कम्युनिटी वॉलंटियर्स को बोला कि भाई आप भी शुरू करो, आप भी हमारा साथ दो। इससे क्या होगा, इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि वहाँ के लोगों को भी समझ आया कि साफ़ सुथरा रहना कितना ज़रूरी है। उससे आप कितने सारी गंदगी चीज़ों से बचोगे, रोग से बचोगे, है ना। तो इससे क्या हुआ, बिहेवियरल चेंज फैला, लोगों को समझ आया कि वाकई ही साफ़ सुथरा रहना ही हमारा भविष्य होना चाहिए, इसी में भविष्य छुपा है। तो सस्टेनिंग क्लैनलीनेस देश की बढ़नी शुरू हो जाएगी। फिर सस्टेनेबिलिटी, अगर लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है ना किसी स्कीम वगैरह में, तो उससे देखो लोकल लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि लोकल मेरे पास बंदे बैठे हुए हैं तो वो मेरी लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। कह रहा एग्जाम्पल के तौर पर जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, उसने क्या करा, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिया, लोकल कम्युनिटीज़ को लिया, तभी तो वो मैनेज कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए फॉरेस्ट को। फिर उसके बाद इम्प्रूव करता है ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन को, यानी इसका एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, प्लान करता है, ये पूरी प्रोजेक्ट लाइन करता है, लोकल नॉलेज नीड्स को इनकलकेट करके चलता है।
कह रहा लेकिन इसी में नुकसान भी होते हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं पीपल्स पार्टिसिपेशन में। और इससे जुड़ा पहला चैलेंज है लोकल गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता है। ब्यूरोक्रेसी के इतने चक्कर से कटाते हैं, इतने डॉक्यूमेंट के चक्कर में फंसा देते हैं। इसीलिए देखो इस पे काम करना है आपने जाके कल को। फिर पार्टिसिपेशन के लिए ना वो ऑब्लिगेशन तो होता नहीं है, तो लोगों का मन किया करा, नहीं ऊपर से कोई इंसेंटिव दे नहीं रहे तो लोग क्यों आएंगे आपके पास। फिर क्लाइंट एटीट्यूड बड़ा है ना, पैटर्न चल ही रहा है, वो एक एटीट्यूडनल रिजिडिटी है कि इससे हमें क्या फ़ायदा, क्या हो जाएगा इससे, समझ रहे हो आप। तो लोग ना आना ही नहीं चाहते, आगे आगे बढ़ चढ़ के कुछ काम ही नहीं करना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो उसके बाद यहाँ ये कह रहा है कि देखो ऐसी स्थिति में करें क्या, तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है सबसे पहला काम करो पॉलिसी इंटीग्रेशन। यानी जब ना आप पार्टिसिपेटरी प्लानिंग करवाओ, लोगों को लेके बैठो उसमें आप, ठीक है। उसके बाद लोकल गवर्नेंस को कैसे ठीक करोगे आप, उसको पीपल पार्टिसिपेशन के साथ जोड़ दो, उस पूरे स्ट्रक्चर को पीपल पार्टिसिपेशन के साथ जोड़ दो। और टेक्नोलॉजी का तो बहुत अच्छा इस्तेमाल आप कर ही सकते हो। डिजिटल टेक्नोलॉजी के जितने भी टूल्स हैं, जैसे पार्टिसिपेटरी GIS वगैरह है, उसको और इम्प्रूव करो। कम्युनिटी की कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाओ, यानी क्या करो, लोगों को ना अवेयर करो, उनको सिखाओ। जैसे वुमेन है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, उनको अवेयर करो कि पार्टिसिपेशन के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इससे आगे चल के आपको कैसे और लाभ प्राप्त हो सकते हैं। फिर बिहेवियरल चेंज, कह रहा लोगों का जो एटीट्यूड बना हुआ है कि हम नहीं करेंगे, उनको समझाओ जा जाके कि ये एटीट्यूड चेंज करने से क्या होगा। तो इनकरेज करना है लोगों को भी कि वो गवर्नेंस के सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करें। इससे हम बहुत अच्छा एक पीपल पार्टिसिपेशन वाला काम कर पाएंगे। इससे हम बहुत जल्दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अचीव कर पाएंगे। यही हमारी कोशिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है फ्री लीगल एड। ठीक है, किनको दी जाती है, क्या होती है ये, इससे जुड़े क्या प्रावधान हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या प्रोविजंस हैं, वो सारा हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। तो फ्री लीगल एड क्या मतलब है देखते हैं। देखो सुप्रीम, और ये न्यूज़ में क्यों आया है, सबसे पहले ये देखते हैं वाई इन द न्यूज़। देखो सुप्रीम कोर्ट ने ना कुछ डायरेक्शन इशू करी हैं। किनको इशू करी हैं, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ को, कि वो ये देखें कि क्या लोगों को, जो लोग एलिजिबल हैं, वो फ्री लीगल एड ले भी पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। और इस चेन में इन्होंने क्या देखा, इसी चीज़ में इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये किया है कि जितने भी प्रिजन इनमेट्स थे ना, उनको यहाँ पर ये चेक करवाया जा रहा है कि उनको कितना फ्री लीगल एड मिल रहा है। यानी जो पर्सन हु इज़ कन्फर्म टू ए प्रिजन, समझते हो आप, जैसे कि वर्ड इनमेट का मतलब समझते हो, जो कि रखा जाता है, हॉस्पिटल में रखा जाता है, कोई मेंटली इल हो जाता है तो ऐसे ही रखा गया है उनको, और वो कन्फर्म्ड है कि वो रहेंगे। तो देखा जाएगा कि उनके लिए क्या फ्री लीगल एड वो ले भी पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। अब क्या है ये समझते हैं। अब देखो सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या डायरेक्शंस हैं एक एक्सेस टू फ्री लीगल एड फॉर प्रिजन इनमेट्स को देने के लिए, पहले ये समझते हैं। ठीक है, जो जेल में है व्यक्ति, उसके लिए सबसे, अगर वो लीगल हेल्प लेना चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए क्या डायरेक्शन दी है उसके बारे में। सबसे पहले उसने कहा है कि लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ को बहुत स्ट्रेंथन होने की ज़रूरत है। यानी जो नालसा है, इस बॉडीज़ को मैं ना अब एक्सप्लेन करूँगी आपको। तो नालसा जो है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है, वो कोऑपरेशन में काम करे स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ताकि वो पीरियोडिक अपग्रेडेशन के साथ काम कर पाएँ। और सेकंड काम, स्ट्रेंथन करें मॉनिटरिंग ऑफ प्रिजनर लीगल एड क्लिनिक्स, पीरियोडिक रिपोर्ट। ये यहाँ पर ये कह रहा है कि पीरियोडिक रिव्यू करें कि जितने भी फंक्शनिंग है, जो आपके प्रिजनर लीगल एड क्लिनिक्स हैं, वो ठीक ढंग से काम कर पाए। तीसरा, डेटा लेड इम्प्रूवमेंट है। तो जितने भी लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं, उनको बोला जा रहा है कि वो पीरियोडिकली ना स्टैटिस्टिकल डेटा को अपडेट कर पाएँ, और जो भी शॉर्ट कमिंग्स हाईलाइटेड हैं डेटा के एनालिसिस वगैरह में, वो सब अच्छे से हो पाए। तो यानी यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जितना भी डेटा है, सबसे पहले पीरियोडिकली उसको अपडेट करना सीखो, उसमें जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, उसको दूर करने की ज़रूरत है। और चौथी चीज़ क्या है, लीगल एड डिफेंस काउंसिल को बुलाओ, पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑडिट करवाओ काम का। फिर अवेयरनेस जनरेशन की ज़रूरत है, यानी अवेयरनेस की ज़रूरत है, इम्प्रूव करना है अवेयरनेस अवेलेबल स्कीम्स का। लिटरेचर जो है वो लोकल लैंग्वेज में ही रखो ताकि लोगों को समझ में आ सके। फिर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों नहीं रखना है,
जो भी आपका पीरियोडिक इसमें जो आपने बनाया है, जेल विजिटिंग जो लॉयर्स हैं, जो भी कन्विक्शंस आए हैं, जो पैरा लीगल वॉलंटियर्स हैं, इन सभी के साथ ना अपना इंटरेक्शन रखो ना, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको सही बात का पता चलता जाए। जैसे हाई कोर्ट अपने वेब पेज पे इंफॉर्मेशन कैरी करता है कि लीगल एड फैसिलिटीज़ इन स्टेट्स में अवेलेबल हैं, ये ज़रूरी है। और पीरियोडिक रिपोर्टिंग भी करनी है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठे हैं, स्टेट लेवल पे बैठे हैं सर्विस अथॉरिटीज़, है ना, ये आपस में ना डिजिटाइज हो जाएं, ताकि डिजिटाइज होने से क्या होता है, सब कुछ डिजिटली नज़र आएगा, तो ईज़ होगा, चीज़ों को एक्सेस करने का आसानी हो जाएगी, उसको यूज़ करना आसान हो जाएगा। अब लीगल एड के लिए देखो, मैं लीगल एड पे जाने से पहले आप समझ लो इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट कौन कौन सी हुई हैं। इससे जुड़ी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट हुई थी 1978 में एमएच हॉस्कट के केस में वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978। इसमें बोला गया था कि जितने भी प्रिजनर्स हैं जो जेल में कैदी हैं, उनको ये फ्री लीगल एड है कि वो असिस्टेंस ले सकते हैं, क्योंकि सभी को आर्टिकल 21 तो मिला ही हुआ है, राइट टू लाइफ तो सभी को मिला हुआ है। ऐसे ही 1979 इसके एक साल बाद ही हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस आया। उसमें भी बोला गया कि जितने भी प्रिजनर हैं उनका ये फंडामेंटल राइट है कि वो स्पीडी ट्रायल ले सकते हैं अंडर आर्टिकल 21। ऐसे ही खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ आपका बिहार का केस था 1981 का, इसमें लीगल एड की इंपॉर्टेंस बताई गई। एक सुखदास था 1986 का अरुणाचल प्रदेश का केस था, इसमें लीगल एड क्रिमिनल प्रोसीडिंग में बोला गया कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यानी देखो, आपने एक बात नोटिस करी सभी जजमेंट में, कितना इम्पोर्टेंट दिखाया गया है कि अगर कोई बंदा प्रिजनर में भी है, अगर कोई बंदा कैदी भी है, तो भी उसको फ्री लीगल एड मिलने का हक है, क्योंकि आर्टिकल 21 उसको दिया गया है। अब लीगल एड इंडिया में मतलब क्या है, फ्री लीगल सर्विसेज से जुड़ा है कि कोई भी इंडिविजुअल जो लीगल रिप्रेजेंटेशन पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको फ्री लीगल एड दी जानी चाहिए, चाहे वो लीगल एडवाइस हो, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स में रिप्रेजेंटेशन हो, मीडिएशन कराना हो, नेगोशिएशन कराना हो, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कराने हो, कुछ भी कराना हो, लीगल एड आपकी बहुत मदद करेगा। अब इससे जुड़े कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न अगर हम देखें लीगल एड के, तो वो क्या क्या है। सबसे पहला है लीगल एड के लिए आर्टिकल 21। यानी आर्टिकल 21 क्या कहता है कि कोई भी पर्सन डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी नहीं होगा एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। फिर आर्टिकल 39A क्या है, इसमें इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड मिलेगा, जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि वो जस्टिस सिक्योर कर सकते हैं, नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज़। और इंसर्ट कैसे किया गया, बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। तो यानी ये दोनों ही आर्टिकल्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चिल्ला चिल्ला के कहता है कि फ्री लीगल एड मिलनी ही चाहिए। ये डीपीएसपी का पार्ट है, देखो आप, ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है ये। फिर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस भी आए, देखो इतने में ही नहीं, और भी आया कुछ मामला। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 आया, जो कि फोर्स में 1995 में है, जिसमें साफ तौर पे बोला गया कि लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ को बनाया जाए ताकि फ्री एंड कम्पिटेंट लीगल सर्विसेज वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में दी जा सके। इसीलिए गठन किया गया नेशनल सर्विस अथॉरिटी स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अथॉरिटीज़ का। ऐसे ही जो सेक्शन 341 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, इसमें लीगल एड दी जाती है टू एक्यूज अ स्टेट एक्सपेंस सर्टन केसेस में जहाँ पर लैक कर रहा है एक्यूज, है ना, लीगल एंगेजमेंट करने की जहाँ ज़रूरत है, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। इसी में ही नालसा को हम समझते हैं कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या होता है। तो ध्यान रखना, ये एक तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी है। कैसी बॉडी है, जो एक एक्ट से लगी हुई होती है अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, जिसमें वो फ्री एंड कम्पिटेंट लीगल सर्विसेज देते हैं वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। इसमें फंक्शन कैसे किया जा सकता है, पॉलिसीज़ का, प्रिंसिपल्स का, गाइडलाइंस का, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। मॉनिटर करना, इवेलुएट करना इम्प्लीमेंटेशन को, लोक अदालत को बैठाना, ये सारा। अच्छा, यहाँ सवाल आता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो फ्री लीगल एड सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेस ले सकते हैं। वो एलिजिबल लोग कौन हैं। तो सबसे पहले वुमेन एंड चिल्ड्रन का नाम है आपके सामने, देखो। फिर जो शेड्यूल कास्ट या जो शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स हैं, उनको भी ये हक है कि वो एलिजिबिलिटी ले सकते हैं। कोई इंडस्ट्रियल वर्कमैन हो, कोई विक्टिम हो, मास
डिज़ास्टर का, वायलेंस का, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, कोई पर्सन जो कस्टडी में है, प्रोटेक्टिव होम में हो, या जुवेनाइल होम में हो, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में हो, या वो व्यक्ति जिसका एनुअल इनकम 1 लाख से ज़्यादा एक्सीड ना करे, और इन सुप्रीम कोर्ट द लिमिट हैज़ टू बी 5 लाख अगर ऐसा होता है तो, विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग हो, कोई ऐसा बेगार करता हो, तो ये सभी लोग फ्री लीगल एड के एलिजिबल क्राइटेरिया में आ जाते हैं। अब हम समझते हैं फ्री लीगल एड देने के फ़ायदे क्या होते हैं। तो सबसे बड़ा फ्री लीगल एड से है सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस, यानी ये सिस्टमैटिक इनइक्वालिटीज़ को एड्रेस करेगा, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को एम्पावर करेगा, उनके चैलेंजेस जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं उनको रोकेगा, यानी ये गैप ख़त्म करेगा जो राइट गारंटेड बाय लॉ है, एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स उसको ठीक करेगा ये। और इसी के बाद यहाँ पर आता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स की बात, कि लीगल एड प्रोवाइड करने से फ़ायदा ये होगा कि आप बेसिकली ये चाह रहे हो कि आपकी कंट्री में फंडामेंटल राइट्स का प्रमोशन हो, लिबर्टी का प्रमोशन हो, आपके यहाँ फ्री ट्रायल हो, फेयर ट्रायल हो, है ना, और राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ हो, लीगल रिप्रेजेंटेशन हो। तो ये सब फ़ायदे आप बता रहे हो, उससे रूल ऑफ लॉ भी स्ट्रेंथन होता है। आप किसी को छोटा बड़ा नहीं देख रहे हो, यानी कि लीगल असिस्टेंस देने का मतलब है कि लीगल नॉर्म्स और जितने भी प्रोसीजर्स हैं, अब पब्लिक इस बात पर देखो, जस्टिस सिस्टम पे भी पब्लिक का फिर ट्रस्ट बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लीगल अवेयरनेस लोगों में बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगी। लेकिन फ्री लीगल एड देने के उतने नुकसान भी हैं, इश्यूज़ हैं, एक्सेस नहीं मिलता लोगों को। एक्सेस देने का सबसे बड़ा देखो दिक्कत क्या है, अवेयरनेस है ही नहीं लोगों को। जो प्रिजनर बैठा है उसको पता ही नहीं कि फ्री लीगल एड नामक चीज़ भी है कोई। पुअर क्वालिटी है लीगल एड देने की, फंड नहीं है, कोई वकील हाथ ही नहीं डालता है ऐसे केसेस में, डिले है, इनएफिशिएंट डिलीवरी है लीगल एड्स की, बैरियर है टू एक्सेस फॉर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। ये सारी की सारी समस्याएं हैं। तो सरकार इसीलिए कुछ स्टेप लेकर आई। उन्होंने क्या करा, डेजिग्नेट कर दिया, डिज़ाइन कर दिया इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर हॉलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसका नाम है दिशा स्कीम। यहाँ क्या कर रहा है वो, स्ट्रेंथन करने की कोशिश है प्री लिटिगेशन मैकेनिज़्म को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए किया जा रहा है। और ऐसे में ही टेली लॉ लाया जा रहा है, जिसमें लीगल एडवाइस की डिलीवरी देना एक्सपर्ट पैनल को बुलाया जाएगा। ऐसे ही न्याय बंधु हैं, प्रो बोनो लीगल सर्विसेज प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, न्याय मित्र प्रोग्राम दिया जा रहा है, जिसमें 10 से 15 साल जितने भी ओल्ड केसेस हैं, चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो, जो भी पेंडिंग पड़े हैं उसको ध्यान से डिस्पोज किया जा सके। लोक अदालत का मतलब है कि वन ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्पोजल जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो हो, जितने भी डिस्प्यूट केसेस वगैरह हैं वो रिजॉल्व हो पाए, कोई कोर्ट की फ़ी नहीं पेबल होती वैन अ मैटर इज़ फाइल्ड इन द लोक अदालत। तो यहीं पे वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि आप क्या करो, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दो, यानी पॉलिसी ऐसी हो जिसमें आप फंडिंग को बढ़ाओ, लीगल एड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छा करो, सिंप्लीफाई कर दो, आपस में सबका कोऑर्डिनेशन के साथ काम करो, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो जिससे कि लोगों तक पहुंचना आपका आसान हो जाए। कह रहा अवेयरनेस जनरेशन के लिए 2022 में हक हमारा भी तो है एट 75 जब आपने कैंपेन चलाया था ना, तो आप चलाते हो तो इनको चलाओ ना, मतलब प्रिजनर्स को भी समझाओ, चिल्ड्रन को भी बताओ कि भाई है हमारा, तो वो चलते रहने चाहिए प्रोग्राम, 2022 तक रुकना नहीं चाहिए। तो ध्यान रखना ये वाला प्रोग्राम का भी, हक हमारा भी तो है, ठीक है। और लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी में, यानी सॉल्यूशंस को ऐसा निकालो जिससे कि रीच एफिशिएंसी बढ़ती चली जाए, जो प्रिजन है रिकॉर्ड कर पाए डिजिटली, है ना, आसानी उसकी एक्सेस उसका बढ़ता चला जाए, क्वालिटी लीगल एड हो, यानी जो थ्रेशोल्ड लेवल है कॉम्पिटेंस का, ड्यू डिलिजेंस है, वो अच्छा होता चला जाए, इसलिए ये कोशिश की जा रही है। ऐसे में जो सारथी 1.0 है वो क्या है, ये डिपार्टमेंट है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का। तो सारथी 1.0 बेसिकली क्या कर रहा है, ये डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ को एम्पावर करने के लिए है, यानी शेड्यूल कास्ट, ट्रांसजेंडर्स, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, इनको अच्छा करने के लिए ये किया जा रहा है, उनकी अवेयरनेस जनरेशन को, उनके लीगल सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश में ये काम किया जा रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे अपने टॉपिक पे, जिसका नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखो आने वाला है 2025, ठीक है, तो उसमें 20 साल होने वाले हैं इस एक्ट को आए हुए। अब हमें देखना ये है, वाई वी आर रीडिंग दिस,
सो इट इज़ क्रूशल टू रिफ्लेक्ट ऑन इट्स इम्पैक्ट। भाई राइट टू, अगर इन्फॉर्मेशन को 20 साल हुए हैं तो अब ये सवाल उठता है कि इससे कितना फ़ायदा हुआ है, उस सोसाइटी को कितना इम्पैक्ट पड़ा है और इससे चैलेंजेस क्या क्या अभी भी ये फेस कर रहा है। तो देखो, जून 2005 का दिन था तब यहाँ पर ये इन्वैक्ट हुआ और अक्टूबर 2005 में इसको लेकर आया गया। इसीलिए हम 20 साल वाला ना अप्रोच कर ही रहे हैं, तो हमने सोचा पढ़ा ही देते हैं ये। तो जो एक्ट है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है कि सिटीजन्स के पास पूरा हक है कि वो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन को सिक्योर कर पाएँ, है ना। देखो, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या देता है आपको? आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ये देता है कि आप एक्सेस कर पाओ इन्फॉर्मेशन को अंडर कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़। इसके लिए कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है, ट्रेनिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है, ये सारा इस पे काम करती हैं। अब इसका बैकग्राउंड चेक करते हैं क्या है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्या करती है? आर्टिकुलेट करती है एज अ ह्यूमन राइट, यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करती है। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट की बात करती है। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स की बात करती है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, ध्यान रखना, एक ऐसा ह्यूमन राइट है जो इन सभी पे काम कर रहा है। इंडिया ने इसीलिए फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को भी इनेक्ट किया है ताकि ट्रांसपेरेंसी, प्रमोशन, अकाउंटेबिलिटी बढ़ता चला जाए। और बाद में यही क्या किया जा रहा है, आरटीआई एक्ट 2005 को रिप्लेस करके फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को करके ये बनाया गया था। और किस केस में बनाया गया था? राज नारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक केस था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू इन्फॉर्मेशन को एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत आवश्यक है और बनाया गया। ठीक है, इसी में देखो CIC होता है, ये सेवरल नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने डिक्लेयर किया था इसको पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट। तो ध्यान रखना, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। अच्छा, अब आरटीआई एक्ट के ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं उस पर भी हम ध्यान देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इस एक्ट के तहत बनाया गया, यानी इसमें एक CIC होगा, एक SIC होगा, यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होगा, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होगा, जो इम्प्लीमेंटेशन देखेगा, एड्रेस करेगा अपील्स को, नॉन डिस्क्लेजर जहाँ होगा तो वो करेगा। फिर ऐसे ही सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होंगे, स्टेट PIO होंगे, है ना। फिर राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे कि जितने भी आपके सिटीजन्स हैं उनके पास राइट टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी। ऑब्लिगेशन पब्लिक अथॉरिटीज़ की प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज करना सर्टेन कैटेगरीज़ को, वो भी बहुत ज़रूरी है। और इसी में यहाँ पर आता है एप्लीकेबिलिटी की बात भी, कि जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, बॉडीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश जितनी भी द्वारा की गई हैं, वो सभी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को नोटिफाई करेंगी। किसने क्या कंट्रोल कर रखा है, क्या ओन कर रखा है, वो सारा आपको बताना है। कुछ डिस्क्लोजर्स में देखो यहाँ पर कुछ चीज़ों को एग्जेम्प्ट भी करा गया है कि कोई इन्फॉर्मेशन सेंट्रल इन्फॉर्मेशन है, सर्टेन इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे होती हैं, जैसे कि CERT है, IB है, RO है ना, NTRO है, इनको मना किया गया है कि ये अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो होती है वो फिर सिक्योरिटी सोवेनिटी वाली होती है। ठीक है, इनको एग्जेम्प्ट किया गया। इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको पूरा बताना है अपने बारे में। अब इसका देखो जुरिस्डिक्शन क्या है, लोअर कोर्ट्स आर बार्ड फ्रॉम एंटरटेनिंग सूट्स, लोअर कोर्ट्स को नहीं दिया जाता ये मुद्दा। ये रिट जुरिस्डिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की होती है ना, आर्टिकल 32 एंड ये अनअफेक्टेड रहती है। ध्यान रखना ये दोनों बातों का, इससे रिट जुरिस्डिक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोअर कोर्ट्स को यहाँ से बिल्कुल हटा रखा है कि ये प्रोविजंस देखने ही नहीं है, सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देखेगा अगर इस तरह के कोई केसेस आते हैं तो। एग्जाम्पल ऑफ केसेस जहाँ पर इंफॉर्मेशन को एग्जेम्प्ट करा गया है सेक्शन 8 में, देखो, ऐसी जानकारी पब्लिक को, सिटीजन्स को, नागरिकों को नहीं दी जाएगी जो देश की सोवेनिटी, इंटीग्रिटी को अफेक्ट करे, जो हमारे फॉरेन स्टेट्स के साथ रिलेशंस ख़राब करे, प्रिविलेज का ब्रीच करे, ऐसी जानकारी नहीं दी जाएंगी। कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट बताए, किसी की लाइफ फिजिकल सेफ्टी पर सवाल उठे, कैबिनेट पेपर्स हों, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, ऐसी जानकारी किसी की भी आरटीआई एक्ट 2005 में नहीं आप लगा सकते। फिर अदर की प्रोविजंस क्या है कि पेनल्टी लगेगी इन केस ऑफ फेलियर। अगर आपने इन्फॉर्मेशन टाइम पे नहीं दी या गलत दी, इनकम्प्लीट दी, तो आप
समझ लो आप पे पेनल्टी लगने वाली है। और टाइम फ्रेम है जानकारी देने का। जैसे मान लो आज रिक्वेस्ट आई है तो विद इन 30 डेज वो रिक्वेस्ट फुलफिल होनी चाहिए। फॉर मैटर कंसर्निंग ऑफ लाइफ और लिबर्टी, अगर लाइफ और लिबर्टी वाला सवाल है तो 48 घंटे के अंदर अंदर आपको जानकारी प्रोवाइड करनी ही करनी है। फिर अपील की अगर बात आती है तो ध्यान रखना, सिटीजन्स कैन अपील अगेंस्ट डिसीजंस ऑफ पीआईओ। अगर उनको रिक्वेस्ट डिनाई की गई है, इनएडिक्वेटली एड्रेस की गई है, तो वो सिटीजन्स के हो सकता है वो डिसीजंस को अपील करके अगेंस्ट भी जा सकता है। ठीक है, अगर उसको लगा यार तो बिल्कुल ही गलत बता रहे हैं मुझे, तो ऐसे डिसीजंस के लिए ही कैन गो आगे भी। ठीक है, तो ये बातों को आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसा इसमें कर दिया जाता है। फिर उसके बाद है आरटीआई 2019 का जब मॉडिफाई करके आया तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखी हुई हैं। इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स की सेंट्रल लेवल पे जो बैठता है, स्टेट लेवल पे जो बैठता है, इसको एम्पावर पता है कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। वो सारा इसके टर्म्स, सैलरीज वगैरह सब इसमें बता रखा है। और इसमें जो डीपीडीपी एक्ट भी है ना हमारा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन वाला जो एक्ट है, उसमें भी आरटीआई लॉ अमेंड करा गया है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज अभी भी नहीं करा जाएगा। तो देखो, जस्टिस पीएन भगवती इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर आरटीआई। इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि वेयर अ सोसाइटी हैज़ चोजन टू एक्सेप्ट डेमोक्रेसी एज इट्स क्रिडल फेथ, इट इज़ एलिमेंट्री दैट द सिटीजन ought टू नो व्हाट देयर गवर्नमेंट इज़ डूइंग। देखो, यहाँ पर बड़ी ज़रूरी बात कर रही है कि जब सोसाइटी ने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया है बड़े फेथ के साथ, बड़े विश्वास के साथ, तो ये उनका हक है कि वो ये जाने कि सरकार उनके लिए कर क्या रही है। बड़ी सही बात है। यू कैन कोट दी स्टेटमेंट इन योर आंसर्स एज वेल। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन देने का सबसे बड़ा कारण था, हम चाहते थे हमारे जो नागरिक हैं वो एम्पावर्ड फील करें। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, एक्टिविटीज़ हैं, पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, उनको उसका एक्सेस मिले। इससे सरकार की ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है। जब आप सब कुछ बताओगे, जस्टिफाई करोगे अपने हर एक्शन को, तो पब्लिक आप पे सवाल क्यों उठाएगी? आप करप्शन एक्सपोज कर सकते हो इससे। कह रहे देखो, आरटीआई की वजह से ही, याद करो, लीगल जो इलीगल अलॉटमेंट थे अपार्टमेंट के आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में, वो बाहर आया था मुद्दा। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आप सोचो, राजस्थान में आरटीआई को यूज़ किया जाता है। अगर कोई भी एमजी नरेगा का रिकॉर्ड इधर से उधर हुआ, कोई डिस्क्रिपेंसी आई, तो वो आरटीआई के तहत उसको रेक्टिफाई करके ठीक किया जाता है। तो आप सोचो आरटीआई कितना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। ठीक है, अब चैलेंजेस भी हैं इस राइट के साथ। तो चैलेंजेस, इसका सबसे पहला जो चैलेंज है इम्प्लीमेंटेशन का, सबसे बड़ा चैलेंज है फंक्शनल इश्यूज़ का होना। कह रहा कैसा? कह रहा एज़ पर 2023-24 जो सतर्क नागरिक संगठन था ना, उसकी एक रिपोर्ट आई और उसने ऐसे बड़े हिलाने वाला मामला कर दिया। कहता है जितने भी आईसी हैं, बड़ी वैकेंसीज़ हैं, वो डी फंक्शंस की तरह काम करते हैं। कह रहा समझो आप 29 अगर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स की ज़रूरत है तो वहाँ पे 7 ही लोग बैठे हुए हैं। 9 कमीशन पर विदाउट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ही नहीं है। डिले हैं बहुत ज़्यादा, बैकलॉग हैं, 4 लाख अपील आई हुई है, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो? उसकी जेंडर कॉम्पोजिशन बड़ा ख़राब है। 9% ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर अक्रॉस इंडिया, खाली 9% है। सोचो आप, कितनी शर्मनाक घटना है। सिर्फ 9% ही आपकी जो है वो वुमेन कमिश्नर हैं, वुमेन। फिर स्ट्रक्चरल इश्यूज़ की बात करता है तो देखो, आरटीआई लॉज को एग्जेम्प्ट करा गया है फॉर सर्टन टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे कोई नेशनल सिक्योरिटी की बात है, कोई पर्सनल प्राइवेसी की बात है, तो उसको वहीं बोला जाता है कि नहीं, ये नहीं करना है। अथॉरिटी जो भी पब्लिक अथॉरिटी के आउटसाइड लाई कर रही है, जैसे पीएम केयर फंड है, नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी। फिर डाइल्यूजन है थ्रू अमेंडमेंट। फॉर इंस्टेंस आरटीआई का जो एक्ट है 2019 का, वो इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ आईसी को बहुत इम्पैक्ट करता है, तो वो क्राइसिस है। फिर प्रोसीजरल लेवल पर अपनी अलग परेशानी है। जो पब्लिक ऑफिशियल है वो डिस्क्लोज ही नहीं करता इन्फॉर्मेशन, तो उसको ज़रूरी, क्योंकि वो रॉन्ग डूइंग और इनएफिशिएंसी करप्शन को अपने दिखाना ही नहीं चाहता। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट ही नहीं करती, कोई पब्लिक अथॉरिटी होगा ही नहीं तो हमें कोई कंप्लायंस को मानना ही नहीं पड़ेगा। और लोगों में ना, देखो, आरटीआई जो है ना, अंडर यूटिलाइज है हमारे देश में। रीज़न क्या है? लोगों को इसके बारे में जानकारी पता ही नहीं है, शिक्षित ही नहीं है लोग इस मामले में। फिर अदर इश्यूज़ क्या है? प्रोटेक्शन आरटीआई एक्टिविस्ट की नहीं होती है, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग है जो आपके इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफिसर्स जो होते हैं। तो वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि रिकमेंडेशन क्यों नहीं मान लेते हो सेकंड एआरसी की। तो आरटीआई में इसमें क्या बोला जा रहा था? राइट टू इन्फॉर्मेशन मास्टर की है। प्लीज़ रिमेंबर, आप लिख कर आना, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ सेकंड एआरसी द रिपोर्ट हैज़ टाइटल्ड राइट टू इन्फॉर्मेशन एज द मास्टर की टू गुड गवर्नेंस। ये ज़रूर आपने लिख कर आना है अपने पेपर में। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
फिर इस्टेब्लिश करना है कोऑर्डिनेशन कमेटी को। तो एज़ पर आप बताओगे नेशनल प्लेटफॉर्म, ताकि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो पाए तो ऐसे पोर्टल नेशनल लेवल पर बनाना ज़रूरी है और उसके इम्पैक्ट को इवेलुएट करना ज़रूरी है। फिर अवेयरनेस कैंप के लिए आप बुलाओ ना एनजीओज़ को, स्टेट लेवल पर भेजो उनको ये काम करने के लिए। एडुकेट स्टाफ क्यों नहीं बुलाते हो, लाओ यार। और आपका प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग होनी चाहिए एक्सपर्ट द्वारा। तो कह रहे सेपरेट चैप्टर बनाओ बल्कि आरटीआई के अंदर, कि कैसे जो लोग लेने आ रहे हैं, सीकिंग करने आ रहे हैं इन्फॉर्मेशन की ना, प्रोटेक्टेड भी रहे जानकारी। तो उसी हिसाब से आपको क्या करना है, रिगरस आरटीआई ट्रेनिंग देनी है। सरकारी जितने भी आपके ऑफिसर्स हैं, डिजिटाइज करना है रिकॉर्ड को। ये काम अगर आप कर लेते हो तो आरटीआई को आप सही लेवल पर यूज़ करा पाओगे और एक सही लेवल पर ही जा पाएगा। अब हम चलते हैं शॉर्ट्स पे गाइस। शॉर्ट्स बिल्कुल भी बड़े नहीं हैं, थोड़े से ही हैं, हो जाएंगे 5-7 मिनट में, तो आप कर लो। देखो इसमें टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट ने ना क्वेश्चन किया है कि ग्राम न्यायालय को बनाने की क्या आवश्यकता है, इसकी कितनी फिजिबिलिटी है। सुप्रीम कोर्ट ने रेस किया फिजिबिलिटी पे, विलेज कोर्ट की ज़रूरत क्यों है, क्या कर रहे हैं ये लोग। ये ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 में बनाया गया था। ग्राम न्यायालय क्या, इनको होता है भाई ये जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, डिनाई नहीं कर सकते, नॉट टू एनी सिटीजन बाय रीजन ऑफ सोशल इकोनॉमिक या इकोनॉमिक डिसेबिलिटी देख के। तो कुछ की कंसर्न आए, सुप्रीम कोर्ट ने उठाए कि देखो आपने ग्राम न्यायालय बना दिए हैं, मैंडेटरी भी है या नहीं है ये। गवर्नमेंट में ना देखो एक तो रिसोर्स का बड़ा क्रंच है, स्टेट गवर्नमेंट फेस करती है लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर रेगुलर कोर्ट। तो एडिशनल अगर आप ग्राम न्यायालय बनाओगे तो उसको पैसा कहाँ से देंगे। फिर बर्डन बहुत राइज हो रहा है हाई कोर्ट्स का, अपील रिट पिटिशंस की बहुत बढ़ रही हैं। दे मे एंड अप बर्डनिंग हाई कोर्ट्स को ना, और ज़्यादा बर्डन कर देती हैं ये रिट पिटिशन भेज के, ये भेज कर हाई कोर्ट को और बर्डन कर दिया है। तो की फीचर्स ग्राम न्यायालय का क्या है, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये इंटरमीडिएट लेवल है पंचायत का। जो स्टेट गवर्नमेंट इसमें जो अपॉइंट करती है, हर ग्राम न्यायालय के अंदर ना स्टेट हाई कोर्ट से डिस्कस करके, कंसल्ट करके न्यायाधिकारी बनाता था। यहाँ पर मोबाइल कोर्ट है, सिविल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। डिस्प्यूट उसके ज़्यादातर आपके कंसिलिएशन की मदद से हो जाते हैं। कंसिलिएशन मतलब समझते हो, कंसिलिएशन मतलब बातचीत करके ही मुद्दों को सुलझाना। ये एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की प्रक्रिया का पार्ट है। कि इसमें ना देखो अब आप क्या हर बात के लिए वो थोड़ा ना करते फिरोगे यार कि कोर्ट जाओ इतने करो। यहाँ पे क्या होता है, आर्ग्यूमेंट और डिसआर्ग्यूमेंट से ही मामले को बातचीत से ही सॉल्व करना। सोशल वर्कर्स को भी यहाँ अपॉइंट किया जाता था एज कंसिलिएटर। इंडियन एविडेंस एक्ट को ये नहीं करते हैं, है ना, जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम है जो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से ये चलते हैं। मैंने आपको हज़ारों बार समझाया है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। जैसे जब हम कई बारी जब ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में हम पढ़ते हैं तो मैंने आपको तब भी वहाँ बताया था कि वहाँ पर वो को काम करता है, वो बेसिकली नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पर ही करता है। देखो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब है कॉमन लॉ प्रोसीजरल लॉज होते हैं ये, और जिसमें कि ना आपको जुडिशल और क्वासी जुडिशल डिसीजंस लिए जाते हैं फ्री लीगल सिस्टम बनाने के लिए, फ्री हियरिंग के लिए, रूल अगेंस्ट बायसनेस के लिए ये बनाया जाता है नेशनल जस्टिस। सिंपल मतलब है एक सेंसिबल रीजनेबल डिसीजन मेकिंग करना एक पर्टिकुलर इशू में, उसी को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस गाइस कहते हैं। अब हम देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस क्या है ग्राम न्यायालयास का। देखो इनिशियल टारगेट है इनका 2500 ग्राम न्यायालयास को बनाना। हाउएवर फ्यूअर देन 500 हैव बीन एस्टैब्लिश की गई हैं। स्टेट जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान ये बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। इनिशिएटिव लिया गया है फॉर सपोर्ट ग्राम न्यायालय अंडर ग्राम न्यायालय स्कीम, जेंटली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अच्छा अब हम चलते हैं सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 6A पे। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा और उसने पूछा भाई क्या वैलिडिटी है सेक्शन ए ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। तो सेक्शन 6A है क्या। देखो एक स्पेशल प्रोविज़न है जो ऐड किया गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 में, ताकि असम अकॉर्ड का जो मेमोरेंडम है वो बनाया जा सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और लीडर ऑफ असम मूवमेंट ने इसको पे काम किया था। तो जो भी व्यक्ति माइग्रेट हुआ है ईस्ट पाकिस्तान, आज की डेट में जो बांग्लादेश है, असम आया है फ्रॉम 1 जनवरी 1966 अंटिल 24 मार्च 1971 में, उसने 10 साल कंप्लीट कर ली हैं फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन एज अ फॉरेनर, तो वो इसके एक्ट के अंदर उनको सेक्शन 6A के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, समझ गए कि उनके लिए बनाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इसमें क्या है वो समझो ध्यान से। देखो ऑन लेजिस्लेटिव कम्पिटेंस ऑफ पार्लियामेंट टू सेक्शन 6A को बनाने के लिए यहाँ पर क्या करा गया है, यहाँ बेसिकली कोशिश की गई है कि उन्हें ना आर्टिकल 246 के अंडर डाला जाए। सिटीजनशिप नेशनलाइजेशन एलियंस के अंदर एंट्री 17 डील करती है, यूनियन लिस्ट का पार्ट है ये। आर्टिकल 14 को देखते हुए भी असम का जो स्पेशल सिटीजनशिप लॉ है वो वायलेट नहीं करता इक्वालिटी को, लेकिन जो माइग्रेंट सिचुएशन है ना असम की बड़ी यूनिक है। अगर आप दूसरे स्टेट ऑफ इंडिया से उसको कंपेयर करते हो तो बड़ा ही यूनिक है।
फिर ना देखो, अगर एससी की जजमेंट ऐसी इसलिए आई है क्योंकि ना यहाँ के कल्चर पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। कट ऑफ डेट जो यहाँ पर है वो रिजनेबल, बिकॉज पाकिस्तानी आर्मी ने यहाँ पर ऑपरेशन सर्च लाइट करा था ताकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट मूवमेंट कर्व करने के लिए। तो माइग्रेंट जो भी इस डेट के बाद आया है वो माइग्रेंट ऑफ वॉर एंड नॉट पिटिशंस है, ठीक है। तो सिटीजनशिप एक्ट देखो 1955 आपको 5 तरीके से भारत में आप सिटीजनशिप नागरिकता ले सकते हो। एक बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेशनलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनके पांचों के अलावा और कोई तरीका नहीं है। डुअल सिटीजनशिप हम देते नहीं हैं। हमने अमेंडमेंट भी जब 2019 में किया तो हमने साफ तौर पे बोला हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से जो पहले आए हैं उनको क्या बोला, यूनाइटेड बिफोर फ्रॉम बीइंग कंसिडर्ड इलीगल माइग्रेंट, उसको क्या बोला जाएगा, इलीगल माइग्रेंट कहा जाएगा। समझ रहे हो? तो इसको बोला गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कि हमारा अमेंडमेंट एक्ट ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ये रिलीज़ करा है क्योंकि 150वीं वर्षगांठ है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की। इंडियन पोस्ट बहुत समय से काम कर रहा है, 70 ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन हो चुके हैं। इस्टेब्लिश किया गया था ये अक्टूबर 9, 1874 थ्रू ट्रीटी ऑफ बर्न में। सेकेंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ITU, फॉर्म्ड इन 1865 में हुआ था। और वर्ल्ड पोस्ट डे याद रखो सेलिब्रेट किया जाता है UPO यानी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की बनाने की खुशी में ही। इसका स्विट्ज़रलैंड बर्न में हेडक्वार्टर्स हैं। 192 इसके मेंबर्स हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ इट्स ओल्ड एंड मोस्ट एक्टिव मेंबर है भारत। और ये यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज एजेंसी का पार्ट भी है, इसीलिए हम इसको पढ़ भी रहे हैं, ध्यान रखना। अब इसके बाद लास्ट जो इसका टॉपिक आता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, दैट इज़ ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ITU वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली द्वारा बनाई गई थी, पहली बार बनाई गई थी, भारत और एशिया पैसिफिक द्वारा की गई थी। हर 4 साल में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। 1865 में आई थी। पहली इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन है, पेरिस में साइन की गई थी। और स्पेशल एजेंसी है अगेन UN की डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में 193 मेंबर्स हैं, भारत भी इसका पार्ट है। इसमें हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसमें कोशिश है कि सभी की लाइफ को बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। सो गाइस दिस इज़ ऑल फॉर योर पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इंटरनेशनल रिलेशंस वाला टॉपिक हम कल करेंगे। अभी इमीडिएटली आप आ जाओ मेरे साथ, करते हैं MCQs करते हैं सॉल्व। और MCQs के लिए देखो आंसर मैंने दिए हुए हैं, नो डाउट मैंने आंसर दिए हुए हैं, लेकिन आप अपने आंसर्स फिर भी चेक करना कि आपको कितना आ रहा है। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू दिस, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया है, पीपल्स प्लान कैंपेन, ठीक है। इसके बाद ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से आपने करना है, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ना पता है क्या करना, पॉज कर लेना वीडियो को और करते जाना, अदरवाइज़ मैं ना PDF इसकी आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम लिंक से आप PDF 20 की देख पाओगे। तो इसके 10 के 10 क्वेश्चंस को आपने ढंग से सॉल्व करना है, फिर चेक करना है आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अकॉर्डिंगली फिर आप मुझे बताना कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, कल हम IR के लिए फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।